हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास एमए प्रीवियस की एक क्लास है। वैसे तो हमने बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में थोड़ा थोड़ा सा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया था, लेकिन ये केवल और केवल इतिहास है। पेपर प्रथम है ये एमए का, एमए प्रीवियस का। तो इसमें हमने नाथ साहित्य और जैन साहित्य और अपभ्रंश साहित्य पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। नाम सुना होगा आपने, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, कुमान रासो, विजयपाल रासो। तो ये जो रासो ग्रंथ है ये आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास एमए प्रीवियस की क्लास है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। रासो साहित्य। आदिकाल में रासो ग्रंथ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। आदिकाल के बाद में बहुत कम लिखे गए। आधुनिक काल में एक दो लिखे गए, राम रासो जैसे लिखा गया। इससे प्रतीत होता है कि हिंदी के प्रारंभिक काल में निरंतर एवं निर्बाध रूप से रासो ग्रंथ लिखे गए। बिल्कुल सही बात है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था उसमें रासो ग्रंथ इतने ज़्यादा लिखे गए कि इन्हीं के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल नाम दे दिया। हालांकि बाद में पता लगा कि इसमें जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य और नाथ साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखा गया है। तो वो जो उनका नामकरण था वो उसका बाद में खंडन भी किया गया और उसका नाम रखा गया आदिकाल। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत प्रचलित हैं। अब इस रासो शब्द का क्या अर्थ है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि रासो शब्द के क्या मत मायने हो सकते हैं, क्योंकि खुद उन लेखकों ने तो बताया नहीं है कि ये जो रासो की बात कर रहे हैं हम, इसका क्या मतलब है। तो अलग अलग विद्वानों ने इन रासो शब्द का, इस रासो शब्द का अलग अलग अर्थ बताया है। जैसे फ्रांसीसी इतिहासकार गार्सा दतासी, जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया था तब इस विद्वान का नाम आया था, इन विद्वान का नाम आया था गार्सा दतासी का, फ्रांस के इतिहासकार। इन्होंने राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति समझो राजसूय से मानी है। गार्सा दतासी ने कैसे माना है इसको? राजसूय से, राजसूय से माना है कि राजसूय यज्ञ में शक्ति का प्रदर्शन होता था, इसलिए राजसूय से रासो ग्रंथ बने और रासो ग्रंथों में भी वीरता का प्रदर्शन होता था। इसीलिए गार्सा दतासी ने कहा कि रासो शब्द राजसूय से उत्पन्न हुआ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है देखो आगे। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रसायन शब्द से, देखो ये रसायन शब्द, रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखो इसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से मानते हैं। शुक्ल के अनुसार बीसलदेव रासों में रसायन शब्द बार बार आया है। रसायन यानी रस, काव्य रस, इसलिए इसी रसायन शब्द से बाद में रासो हो गया। ऐसा कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी मानते हैं कि इस रसायन शब्द से ही रासो ग्रंथ बने हैं, रासो नाम बना है। गार्सा दतासी ने क्या माना कि राजसूय यज्ञ से रासो बना है। शुक्ल जी ने क्या माना? राजसूय से बना है। शुक्ल जी ने माना कि रसायन शब्द से ही रासो बना है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से, नरोत्तम स्वामी भी हिंदी के राइटर हुए हैं, इन्होंने कहा कि रसिक शब्द से, हाँ ये रसायन हो गया और ये रामचंद्र शुक्ल हो गया। अब हम चेंज करते हैं। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। नरोत्तम स्वामी कहते हैं कि जो काव्य रस का पान करते थे, जो रसिक लोग थे, उससे ये रासो शब्द बना है। आचार्य चंद्र बली पांडेय एवं आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के संस्कृत के रासक से, रासक से, इसको देखो यहाँ से, इसको उठाते हैं, ये रासक, संस्कृत के रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है। द्विवेदी जी ने कहा है कि रासक एक विशेष प्रकार का खेल या मनोरंजन है। रास में भी वही भाव है,
रासक यानी नृत्य, नृत्य जिसमें गान भी शामिल है। तो ऐसा नृत्य जिसमें गान भी शामिल है उसको बोलेंगे राशक, और जो मनोरंजन के लिए और खेल के लिए किया जाता था। तो द्विवेदी जी ने रासक को, जो एक विशेष प्रकार का खेल या मनोरंजन है, उसी से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। वास्तव में यहाँ से देखो, वास्तव में रासो राजस्थानी भाषा डिंगल में राज्य के आश्रय में कवियों, विशेष रूप से चारण कवियों के द्वारा युद्धों का चित्रण, वीरता के यशोगान को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से धारा प्रवाह ओजस्वी भाषा शैली में लिखा गया काव्य है। क्या है रासो? अब देख लो इसको, यहाँ से देखो, वास्तव में यहाँ से देखो, रासो राजस्थानी भाषा ने डिंगल में राज्याश्रित कवि यानी चारण कवि, जो राजा की कृपा पे पलते थे, राज्याश्रित कवि कहते हैं उनको, जो राज्य के आश्रय में रहते थे, राज्याश्रय यानी राजाओं के आश्रय में रहते थे, शरण में रहते थे, उनकी कृपा पे जीवन बिताते थे। तो ऐसे कवि जो राज्याश्रित थे, विशेषतः जो चारण जाति के थे, इन कवियों के द्वारा युद्धों का चित्रण किया गया है, वीरता का चित्रण किया गया है, और राजाओं के यश और गान का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से ओजस्वी भाषा में चित्रण किया गया है। इसी को कहा गया है रासो काव्य। आ गया समझ में? कोई पूछे कि रासो काव्य किसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे हम? रासो राजस्थानी भाषा यानी डिंगल, रासो राजस्थानी भाषा यानी डिंगल, डिंगल भी कहा गया इसको, जिसमें डमरू जैसी आवाज़ आए, जिसमें रेफ और ट युक्त शब्द ज़्यादा हो, कर्कश ध्वनि ज़्यादा हो, राजस्थानी से युक्त, तो उसको कहेंगे डिंगल। और जहाँ पे डिंगल में राजस्थानी में ब्रज भाषा मिल जाए उसको कहेंगे पिंगल, उसको कहेंगे पिंगल। तो डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ हैं राजस्थानी की। राज्याश्रित कवियों विशेषतः चारणों द्वारा युद्धों का चित्रण, वीरता का चित्रण, उनकी यशोगान, उनकी वृदावली का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से धारा प्रवाह ओजस्वी भाषा में किया गया, लिखा गया काव्य ही रासो काव्य है। आचार्य शुक्ल ने रासो ग्रंथों के आधार पर ही हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम क्या दिया था? वीर गाथा काल। यानी रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आदिकाल में तो ये रासो ग्रंथ ज़्यादा हैं, इसलिए आदिकाल को हमको वीर गाथा काल कहना चाहिए, क्योंकि इसमें वीरता के गीत लिखे गए हैं। वीर गाथा काल में प्राप्त रासो कृतियाँ खुमान रासो, हम्मीर रासो, देख खुमान रासो, हम्मीर रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो, इतने सारे रासो ग्रंथ हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा परिचय देख लेते हैं, पूछ लेता है कभी कभार, और खासकर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछ लेता है कि ये किसकी रचना है, इस कविता में किसके बारे में कहा गया है, इस किताब में किसके बारे में कहा गया है। तो थोड़ा थोड़ा सा इनका परिचय हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे खुमान रासो। खुमान रासो आदिकाल में इस रचना का समय 9वीं शताब्दी है, 9वीं शताब्दी में लिखा गया खुमान रासो। चित्तौड़गढ़ नरेश खुमान, खुमान कहाँ का राजा था? सभी राजस्थान के हैं रासो ग्रंथों के नायक। चित्तौड़ के नरेश खुमान के समकालीन कवि दलपत विजय द्वारा लिखा गया है। ये काम की चीज है। खुमान रासो किसने लिखा है? दलपत विजय ने, दलपत विजय कृत। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। दलपत विजय ने लिखा है खुमान रासो द्वारा रचित माना गया है, किंतु कुछ विद्वान इसे 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये इतनी पुरानी रचना नहीं है, ये 17वीं शताब्दी की रचना है, ये तो 17वीं शताब्दी की रचना है, ये इतनी पुरानी रचना नहीं है। इसमें 17वीं शताब्दी के राजा राज सिंह का भी वर्णन है, इसीलिए कहा गया है कि तो 17वीं शताब्दी की रचना है। लेकिन 870 से 890 के समय बगदाद के धर्मगुरु खलीफा आल मामू के द्वारा चित्तौड़ आक्रमण का भी वर्णन इसमें है। इससे लगता है कि 9वीं शताब्दी के बाद प्रक्षिप्त यानी बाद में कुछ अंश जोड़ दिए गए हैं जो 17वीं शताब्दी के हैं। इसमें खुमान द्वारा खलीफा को परास्त करने का वर्णन है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की धारा भी है। इसकी भाषा भी डिंगल है। ये एक कविता है जो इसकी है खुमान रासो की डिंगल भाषा में। हाँ, आगे देखते हैं हम इस कविता को देखते हैं। संदेशा पिन साहिबा पाछे फिरे न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रोशन देह,
ये डिंगल की कविता है। कुछ कुछ शब्द समझ में आ रहे हैं इसमें। संदेशा संदेश को कहा गया है, साहिबा यानी साहब, पाछो यानी फिर से लौट के आना, फिर यानी लौट के आना, न देह यानी वापस लौट के आना। पंछी घाल्या पिंजरे छूट न रो संदेह है। संदेशा किसी के पास भेजा था लेकिन वो वापस उसका संदेश लेके नहीं आया। जिस तरह से पंछी को घाल्या यानी डाल दिया है पिंजरे में, तो छूट पाएगा कि नहीं छूट पाएगा, इसमें संदेह है, इसमें संदेह है। अब देखते हैं हम अगली रचना, हमीर रासो। अच्छा, इसके लेखक कौन थे खुमान रासो के? दलपत विजय। इसके लेखक हैं ये दलपत विजय, याद रखना। खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। और अब आएगा दलपत विजय कर, एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। दलपत विजय कृत खुमान रासो, ऐसे लिख लिख के याद किया करो तो उसे आसानी से याद हो जाता है। अगर हम लिख लिख के याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अगली रचना, हमीर रासो। अगली रचना है ये हमीर रासो। कवि सारंगधर कृत। कौन है इसका लेखक? सारंगधर। सारंगधर। हमीर रासो रणथंभौर के राव हमीर देव के शौर्य की गाथा है। यह रणथंभौर के राजा की शौर्य गाथा है। वो खुमान रासो चित्तौड़ के राजा खुमान के शौर्य गाथा थी। और हमीर रासो रणथंभौर के राजा हमीर की सारंगधर ने लिखा है। सारंगधर ने और हमीर की रचना, हमीर के बारे में लिखा है। इसका समय 13वीं शताब्दी है। अलाउद्दीन खलजी द्वारा 1301 में रणथंभौर पर किए गए आक्रमण का वृत्तांत है। प्राकृत पैंगलम में इसके कुछ छंद भी मिलते हैं। अब इसकी कृति उपलब्ध नहीं है, यानी मूल रचना उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पैंगलम नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कुछ इसकी रचनाएं मिल जाती है। इसके आगे है बिशल देव रासो। इस कृति के रचयिता है नरपति नाल है। ये भी बार बार पूछते हैं। देखो, ये सारंगधर भी बार बार पूछा गया है, ये याद रखना आप। ये सारंगधर भी बार बार पूछा गया है। हमीर रासो किसने लिखा? सारंगधर ने। और बिसल देव रासो किसने लिखा? नरपति नाल ने। बिसल देव रासो तो बिसलपुर तो हमारे यहीं पे है, देवली में ही, तो ये तो आप जरूर याद रखोगे, नरपति नाल। इसने क्या लिखा? बिसल देव रासो। इसकी रचना कुछ विद्वानों ने विक्रमी संवत 1272 मानी है, जिसका प्रमाण कृति में दिया गया है। तो ये 12 देखो लिखा भी है, 1200 बहुतरा मंझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालय रसायन आरंभ भई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। 1272 के बीच में जेठ और बुधि और नवमी और बुधवार के दिन नरपति नालय ने रसायन यानी रासो प्रारंभ किया है। शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, शारदा यानी सरस्वती की कृपा से। लेकिन अधिकतर विद्वान 1272 में इसके रचनाकाल को स्वीकार करते हैं। इसमें अजमेर के चौहान वंशीय राजा बिशलदेव का विवाह, मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती। देखो अपने यहाँ बिसलपुर में जो आए थे बिसलदेव, जो अजमेर के राजा थे, जो जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, जिनका नाम विग्रहराज चतुर्थ भी है, उन बिसलदेव का विवाह मालवा के राजा भोज की पुत्री राजमती से हुआ था। किंतु राजमती और बिसलदेव में आपसी संवाद के कारण बिसलदेव राजमती को छोड़कर उड़ीसा चला गया और 12 वर्ष तक वहीं रहा। इसमें राजमती की विरह गाथा है। पीछे से जो उड़ीसा चला गया इसका पति, तो पीछे से राजमती जो मालवा की राजकुमारी थी, उसका विरह इस कविता में लिखा गया है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बिसलदेव रासो मुख्यतः किस प्रकार की रचना है? तो आप रासो ग्रंथों को देख के सभी सोचते हैं कि वीरता की रचना होगी, लेकिन ये वीर रस की रचना नहीं है, ये है श्रृंगार रस की रचना। कौन से रस की रचना है? श्रृंगार रस की। सवाल भी पूछा था ये। तो बिसलदेव रासो जिसके हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी रचना है? श्रृंगार रस की रचना है। राजमती को छोड़ के चला गया वो उड़ीसा, 12 वर्ष तक नहीं आया, तो पीछे से उसका विरह है राजमती का। रानी राजमती नारी गरिमा से युक्त एक संस्कारित स्त्री है और बिसलदेव सामंती जीवन का अभिमानी राजा। इस काव्य की भावभूमि निश्चल प्रेम और नारी स्वाभिमान की भावना से उत्प्रोत है। निश्चल प्रेम है राजमती को और नारी स्वाभिमान भी है, इन दोनों की बातें
बीसलदेव रासों में है। आप याद रखोगे, क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके बाद है परमाल रासो, यह है जगनिक का। जगनिक कालिंजर यानी चंदेल के राजा परमार्दी देव का राज्याश्रयी कवि था। जगनिक किसके दरबार में रहता था? जगनिक रहता था कालिंजर के राजा की, परमार्दी देव का जगनिक। जगनिक ने किसकी रचना की? परमाल रासो की। और आलाखंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है। आलाखंड के नाम से कौन सा रासो ग्रंथ फेमस है? कई बार क्वेश्चन आया है। आला, आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको ये आलाखंड मिल जाएगा। आलाखंड के नाम से ये जगनिक ने लिखी है। ये किसने लिखी है? जगनिक ने। तो ये जगनिक ने जो ये परमाल रासो लिखा है ना, ये जो जगनिक ने, देखो ये जगनिक ये जो परमाल रासो लिखा है ना, इसी को ही बोलते हैं आलाखंड। यूट्यूब पे सुनना, ये बहुत अच्छा वीर रस का काव्य है और बहुत अच्छी लय में गाया भी जाता है, तो जरूर सुनोगे परमाल रासो। इसको आला भी बोलते हैं, यूपी में और एमपी में ये बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये आप जरूर सुनोगे। आला गाया जाता है, ये आला श्रृंगार और वीर रस की रचना है, आलाखंड इसको बोलते हैं। वैसे इसका नाम है परमाल रासो, परमार्दी देव के लिए लिखा गया है और जगनिक ने लिखा है, तो ये भी आप याद रखोगे। अभी विजयपाल रासो और पृथ्वीराज रासो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।